Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we're going to discuss our NMTC Stage 2 पेपर। ये कौन कंडक्ट करवाते हैं? यहाँ पे AMTI। ठीक है, ये कब हुआ था? सैटरडे 12 मार्च 2022 को। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन है, दैट इज द टाइम लिमिट दैट इज गिवन टू अस इज 3 आवर्स और यहाँ पे हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? सो अब फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/36 प्लस 1/60 प्लस 1/90 प्लस 1/26 प्लस 1/68। सिमिलरली हमें बी भी कुछ दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 8a प्लस 14b। हमें क्या निकालना है? 8a प्लस 14b निकालना है। सही। अच्छा, अब देखो पहले अपन निकालते हैं 8a। अगर 8 है बोला है तो 8a ही पूरा ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो अब देखो a की वैल्यू क्या है? अगर मैं a की वैल्यू पूछूं आपसे तो कितना आ जाएगा? 1/18 प्लस 1/36 प्लस 1/60 प्लस 1/90 प्लस 1/26 प्लस 1/168। सही। अभी अगर मैं ना, अपन को फ्रैक्शन का अगर कभी भी सम करना होता है फ्रैक्शन में तो हम एलसीएम लेते हैं, ये बात हमें अच्छे से पता है। बट अगर अभी मैं एलसीएम लूंगी ना तो ये बहुत बड़ी डिजिट है बच्चा, बहुत बड़ी डिजिट है, तो ये क्या होगा? कैलकुलेशन टफ कर देगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखो 18, 36, 60, 90, 126 और 168, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है पहले वो कॉमन ले लो। देखो 18 है वो 6 की टेबल में जाता है, 6 3 से 18, 36 भी जाता है, 6 6 से 36, 60 भी जाता है, 90 भी जाता है, 126 भी जाता है और 168 भी जा रहा है, मतलब 6 हमारे कॉमन आ रहा है नीचे से। तो आप एक काम करो, पहले 1/6 कॉमन ले लो। अगर मैं 1/6 कॉमन ले लेती हूँ तो ऊपर क्या बचेगा? 1, और 18 में से 6 बार ले लिया तो कितना बच जाएगा? 3। ठीक है, नंबर्स क्या हो गए? छोटे हो गए। यहां से अगर मैं 6 बार लूंगी तो ये कितना आ जाएगा? 1/6, 6 6 36 होता है, एक 6 हमने बाहर ले लिया। ठीक है ना? इधर से 1/60 तो ये कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 90 में से 6 बार लेंगे तो कितना बचेगा? 15। 126 में से बाहर लेंगे तो 1/21 और 168 में से बाहर लेंगे तो कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे 6 2 12 और यहाँ पे 6 2 12, 48, 6 8 48, तो 28 बचेगा। ठीक है, एक बार मैं इसको है ना आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसे 1/18 है बेटा, 1/18 को मैं 1/6 इंटू 3 लिख सकती हूँ। इधर से 1/36 को मैं 1/6 इंटू 6 लिख सकती हूँ। ठीक है, 2-3 मैं करके बता रही हूँ यहाँ पे, और 1/60 को मैं 1/6 इंटू 10 लिख सकती हूँ। क्या हमें समझ में आ रहा है कि 1/6 सब में से कॉमन आ रहा है, इधर से भी 1/6 कॉमन आ रहा है। अच्छा, इंटू 1 भी तो लिख सकती हूँ यहाँ, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। कोई फर्क पड़ेगा कि हमारे आंसर पे? 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है। ठीक है ना? तो 1/6 इधर से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी कॉमन आ रहा है। सही। तो मैंने 1/6 सबसे बाहर निकाल लिया। तो फर्स्ट में क्या बचा? इधर इनमें से 1/6 बाहर निकालूंगी तो 1/6 छुपा दो तो 1/3 बचेगा, ऊपर 1 नीचे 3। इधर 1/6 बाहर लिया तो 1/6, जो कि बाहर ले रहे हो वो हटा दो तो ये 1/10। तो सिमिलरली मैंने ये आगे भी प्रोसेस किया है। ठीक है ना? आगे भी यही प्रोसेस कर करके मैंने ये वाला आपको एक्सप्रेशन लिख दिया। क्या या तो क्लियर हुआ? सही। अब बात क्या आती है यहाँ पे कि यहाँ पे 8a पूछा है तो पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इंटू 8 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो a इज इक्वल टू 1/6। अब है ना पेयरिंग कर करके करो बेटा। अगर आप सोचोगे ना कि मैं इसके पूरा पूरा एलसीएम लूँ 3 6 10 15 21 28, तो आप कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन बढ़ा दोगे। तो आप पहले 1/3 प्लस 1/6 सॉल्व कर लो। 1/3 प्लस 1/6, तो 1/3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा? 6 आ जाएगा। सही। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2, और 6 की टेबल में 6 1 बार, तो ये इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1/6। सही। अब है ना इन दोनों की पेयरिंग कर लो, आप इन दोनों को पेयर करके सॉल्व कर लो, पेयरिंग कर करके सॉल्व करो बच्चा। ठीक है, अब 10 और 15 का जो होगा वो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 30। ठीक है, अब 30 का एलसीएम आ गया तो 10 की टेबल में 30 कितने बार आता है? 3 बार, तो ये ऊपर 3 नीचे भी 3, तो 3 1 से 3। 15 की टेबल में 32 बार, तो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो, और फिर इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। सही। अब 28 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि कितना आएगा, तो 84।
कितना एलसीएम आएगा 84, एलसीएम ले लेंगे हम तो 21 84 की टेबल में कितनी बार आता है 4 बार, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 28 की टेबल में 3 बार, ठीक है, तो ऊपर भी। क्या ये बात क्लियर हुई? कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन ईजी रहेगी अगर आप पेयरिंग करके सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/6, ये कितना आ जाएगा 3/6, ये कितना आ जाएगा 5/30 और ये कितना आ जाएगा 7/84। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं हटा देती हूँ यहाँ से, सही, और मैं आगे का पार्ट यहीं से सॉल्व कर देती हूँ। आई एम रिमूविंग दिस पार्ट। अब है ना वापस से इधर आ जाते हैं। तो a 1/6, ठीक है, तो ये 3 और 6 को अगर मैं कैंसिल आउट करूँगी तो 3 1 3, 3 2 6, ठीक है ना, 3 1 3, 3 2 6, कट रहा है काट दो, 5 1 5, ये कितना हो जाएगा 6, 5 6 30, तो प्लस 1/6, क्लियर। प्लस ये कितना हो जाएगा 7 1 7, ये कितना आ जाएगा 7 1 7 12, सही, 7 1 7 और ये 12, तो ये कितना आ गया 1/12। अब वापस से एलसीएम ले लो, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6 और एलसीएम कितना आ जाएगा 2 6 12 का 12, तो 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 6 बार, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 12 की टेबल में 1 बार, तो ये कितना आ गया 1/6 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 + 1 9, 9/12। अब इसको सॉल्व कर ले तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया 1/8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 1/8। a की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैंने इसको पूरा सॉल्व करा है तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 1/8, सही। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा कि a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 1/8 आ गई, ठीक है। एक बार आप देख लें, समझ लें, फिर अपन b पे चलते हैं, ठीक है। अब a की वैल्यू निकल गई, अब b की वैल्यू की बात करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक नया पेज ले लेते हैं, क्लियर। सो यहाँ पे 1/5 माइनस 5/30, b कितना दे रखा है, b इज इक्वल टू 1/5 माइनस 5/30, नेक्स्ट 7/60 माइनस 9/100, 7/60 माइनस 9/100, ठीक है। इधर बात करें तो 11/150 एंड 13/210, 11/150 एंड 13/210, क्लियर। ये हमारे पास में b है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं अगेन यही बात बोलूँगी कि सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। तो देखना ध्यान से, इधर b इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं 1/5 को मैं 1 × 1/1 × 5 लिख सकती हूँ, सही। इसको मैं 5 × 1 यहाँ पे 5 × 6 लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं 7 यहाँ से 5 × 12 लिख सकती हूँ, 7 × 1, यहाँ पे 9 × 1/5 × 20, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 11/5 × 30 और यहाँ पे 1 लगा देते हैं, प्लस 13 × 1 और यहाँ से अपन 5 कॉमन लेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और कितना आ जाएगा 4, 5 4 ज़ा 20, 42, सही। अब देखो सब में नीचे ना 5 कॉमन आ रहा होगा, देख लो अब ध्यान से, तो सब में नीचे 5 कॉमन आ रहा है, तो नीचे से 5 कॉमन ले लेते हैं और ऊपर 1, ऊपर से 1 और नीचे से 5, सही। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 5/6 बचेगा। जो जो कॉमन लेते हुए जा रहे हो उसको हटाते हुए जाओ। यहाँ से 1/5 कॉमन ले लिया, यहाँ से 1/5 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से 1/5 अगर मैं कॉमन लूँगी तो कितना बचेगा 7/12। यहाँ से अगर मैं 1/5 कॉमन लूँगी तो माइनस 9/20 बचेगा, और यहाँ से अगर मैं 1/5 कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा मेरा 11/30 बचेगा, सही। और इधर से मैं 1/5 कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा 13/42, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ठीक है ना। कैसे कॉमन लिया मैंने सब क्लियर हो गया होगा। अब वापिस से क्या करो, पेयरिंग करके सॉल्व करो बच्चा, बिल्कुल पेयरिंग कर करके सॉल्व करना है। तो b इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब है ना
अपन क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। जैसे 1 का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 चलने देते हैं, तो 1 माइनस, एक काम करते हैं, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ से ही रब करके इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, -5/6 + 7/12, ठीक है ना, -5/6 + 7/12, ठीक है। या फिर अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, 1 भी ले ही लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, कि अगर आप 1 लेते हो या नहीं लेते कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। तो अपन इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं, 1/5 -5/6 की, ठीक है। तो 1 - 5/6 तो 1/1, 1 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। आप 1 लीव करना चाहें या 1 के साथ आप करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 6 का एलसीएम 6, 1 6 की टेबल में ये 6 टाइम्स, तो ये 6, तो कितना आ जाएगा, 6 - 5, ठीक है। फिर इन दोनों की पेयरिंग कर लेंगे, 7/12 - 9/20, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 12 की टेबल में 65 बार, तो ऊपर भी 5, तो ये कितना आ जाएगा, 35, और 20 × 3, तो ये भी 3, तो ये कितना आ जाएगा, -27, सही। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 और 42 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 210, सही, 210 आ जाएगा ना, तो 210। तो अब 30 की टेबल में 210 कितना आ जाएगा, 7 बार, तो इधर भी 7, मैं इन दोनों की पेयरिंग कर रही हूँ बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा, 77, और ये कितना आ जाएगा, × 5, तो ये भी × 5, तो कितना आ जाएगा, 65, क्लियर। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो b = कितना आ जाएगा, 1/5, और 6 - 5 = 1, तो 1/6, 35 - 27 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 8, तो 8/60, ठीक है, प्लस 77 + 65 कर लेते हैं, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 का 1 कैरी, तो 7, 142/210, सही। अब कट रहा है तो पहले सॉल्व करके काट लेते हैं, मतलब कितना कट सकता है तो देख लेते हैं। तो b = 1/5, तो ऐसे रहने देते हैं। इधर से बात करते हैं, 1/6 को अपन फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये 4 की टेबल में जाता है, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 15, तो 2/15, ठीक है ना। तो ये 2/15 हो जाएगा। ये जा रहे हैं 2 की टेबल में, पहले तो 71, ये 2 की टेबल में जा रहे हैं, ठीक है। 7 + 5 दिस इज 12, 12 1 कैरी, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 1 = 2, दैट इज़ 105, सही। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +71/105। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। बस कैलकुलेशन का है क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो b = कितना आ जाएगा, 1/5, आप एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 6, 15 और 105 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 210, ठीक है। तो 6 की टेबल में 210 कितनी बार आएगा, 6 3 = 18, 6 3 = 18, और ये 35, ठीक है ना। तो ये 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 15 की टेबल में 21, 15 1 = 15, कितना बचा, 60, मतलब 14, 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28 आ जाएगा, और यहाँ पे 71, तो 2 टाइम्स, तो × 2, तो कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा, सही। तो b = कितना आ गया, 1/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 142 + 28 कितना हो जाएगा, 170, 170, 170 + 35 कितना आ जाएगा, 170 + 35 कितना आ जाएगा, 205, तो 205/210, 205/210, तो ये 5 से कितनी बार गया, 41 बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 41/210, सही। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 41/210। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब पीछे चलते हैं वापस से, तो b की वैल्यू आ गई 41/210, 41/210, ये हमारी आ गई b की वैल्यू और a की वैल्यू, क्लियर। अब अपन को पूछा है 8a + 14b, 8a + 14b, ठीक है। तो 8a + 14b करने के लिए 8a + 14b निकालना है। तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी बचा, 1/8 है, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 41/210। एक बार चेक कर लेते हैं, 41/210, बिल्कुल सही, 41/210, ठीक है। अब इसे डाल देते, तो 8 × 1/8 + 14 × 41/210, ठीक है, क्लियर। तो 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल, तो 1 बचा, प्लस
यहाँ से 14 से, ये 7 से 2 टाइम्स, ये 7 से 30 टाइम्स, और ये 2 से 1 बार, ये 15 बार, तो ये कितना आ जाएगा 41/15, और अपन इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1/1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15। 15 के टेबल में 15 कितनी बार आता है 15 बार, तो 15 प्लस 15 की टेबल में 1 बार, तो 41, ठीक है ना, एलसीएम देने प्रॉपर, तो ये कितना आ जाएगा 41, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 56/15, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच 864 into n इज अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये वाली लाइन समझते हैं कि ये क्या है। n ऐसा एक पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 864 into n 864 into n को परफेक्ट क्यूब बना दे, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं 864 into n, इसकी बात कर रहे हैं अपन 864 into n, ठीक है ना। तो 864 का अपन क्या करते हैं, फैक्टर्स ले लेते हैं। जब भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट की बात होती है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो कर लेते हैं। तो 2 से ये कितनी बार हो जाएगा 432, 2 से ये कितनी बार हो जाएगा 216, 2 से ये कितनी बार हो जाएगा 108, 2 से 54, 2 से 27, देन 3 9 3 3 3 1। क्लियर? अच्छा, अब परफेक्ट क्यूब होने के लिए ट्रिपलेट होना जरूरी है, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपलेट को पेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके 864 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, सही, और ये इंटू n, ठीक है ना। ये इसके फैक्टर्स हो गए, सही, 864 into n। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, इसको क्या करना है अपन को, परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो 3 की पेयर करने पड़ेंगे, सही बात। तो क्या होना पड़ेगा, ये 3 की ग्रुपिंग कर दी, तो ये 3 तो बना ही रहे, 2 into 2 into 2, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये 3 into 3 into 3, ठीक है ना, क्यूब मतलब 3, ठीक है ना, ट्रिपलेट के ग्रुप्स करने हैं तो ग्रुप 3। अब यहाँ पे तो 2 ही 2 हैं, यहाँ पे तो 2 ही 2 हैं, तो अगर इसको मेरे को 3 बनाना है तो ये n भी क्या होना चाहिए, n भी क्या होना चाहिए, मुझे कमी किस बात की है, 2 की। अगर परफेक्ट क्यूब में अगर कुछ कमी है तो किसकी है, 2 की। तो अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो n कितना होना चाहिए, 2 बराबर होना चाहिए, बात खत्म हो गई। अगर n 2 के बराबर आ जाएगा इन 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पेयरिंग हो जाएगी। किसकी पेयरिंग हो जाएगी, इन तीनों की पेयरिंग हो जाएगी, और ये परफेक्ट क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो फाइंड n, तो n हमारा निकल चुका है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। क्या ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट बात करते हैं, 3 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 15 मीटर 42 मीटर एंड 39 मीटर। कौन से 15 मीटर 42 मीटर और 39 मीटर। स्ट्रिंग्स पता है क्या होता है, धागा, ठीक है ना, एक तरीके के धागे मान लेते हैं। तो 3 स्ट्रिंग्स हैं या, ठीक है, तो 15 मीटर हो गया और 42 मीटर और 39 मीटर आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है ना। स्ट्रिंग्स किसी की भी हो सकती है, मेटल की होगी या कॉटन की होगी या जैसे भी, ठीक है ना, तो मतलब शेप वैसा ही होता है। आर टू बी कट इनटू पीसेस, किस में काटने हैं, पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। सो इफ m इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, m क्या है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस है, तो फाइंड m। बेटा जब भी हमें क्या करना होता है, किसी को भी इक्वल पीस में कट करना होता है और ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी होती है ना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो हम क्या करते हैं बेटा, HCF निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखना, हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो इनका HCF निकाल देते हैं। तो 15 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूंगी तो 15 को मैं 3 into 5 लिख सकती हूँ, सही। और अगर मैं इसकी बात करूँ 42 की, तो 42 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 into 3 into 7, ठीक है। और इधर 39 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 into 13। तो अगर मेरे को इनका HCF निकालना है ना, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो तीनों में आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब जो तीनों में आना चाहिए, ऐसा हाईएस्ट। तो मुझे दिख रहा है कि 3, ये 3 ही ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, तीनों में आ रहा है, ये 3, ठीक है ना, तीनों में कॉमन आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF इक्वल टू 3 आ गया। मतलब कि हमारी जो m की वैल्यू है, फाइंड m, तो m भी कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है?
तो m इक्वल टू 3 मीटर और यहाँ पे n इक्वल टू 2। अब क्या हो गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर n मीटर्स एंड m मीटर्स। देखो एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकालना है, तो वो क्या कह रहा है, लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, n मीटर के, और ब्रेथ किसके बराबर होनी चाहिए, m मीटर के। तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, तो इसकी जो लेंथ है वो n मीटर के बराबर है, n मीटर के बराबर है, और ब्रेथ किसके बराबर है बेटा, m मीटर के, किसके बराबर है, m मीटर के। अब n और m की तो वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। n कितना है, n कितना है, 2 है, ठीक है। आप n इधर कंसीडर कर ले, m इधर कंसीडर कर ले, ठीक है ना। जैसे ये m है, इसको इधर कंसीडर कर लेती हूँ, n में इधर कंसीडर कर लेती हूँ, कोई उससे कोई इशू होगा नहीं, क्योंकि a इंटू बी करो या b इंटू a करो एक ही बात है, ठीक है ना, डायग्राम का फर्क है। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और m इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। अभी निकाली हुई है, तो m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2। तो एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, l इंटू बी, और l कितना है यहाँ पे 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 इज 6 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया। देख लो एक बार, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर n मीटर एंड m मीटर। तो हमने एरिया निकाल के दे दिया उस रेक्टेंगल का, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला हमें पता है l इंटू बी है। ऑलराइट, सो आई होप सेकंड का ए पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो दिस इज अ बी पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या कहता है, 605 चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुई, टोटल चॉकलेट्स कितनी थी बेटा, टोटल चॉकलेट्स कितनी थी, 605, ठीक है। अब आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग सम चिल्ड्रन, कुछ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे, तो हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस नहीं पता, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अपन कितने मान लेते हैं, x मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, NO डॉट मतलब नंबर, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने मान लेते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो एक बात समझो, ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड। अब ईच चाइल्ड मतलब वन चाइल्ड, ईच चाइल्ड मतलब वन चाइल्ड, ठीक है ना। ईच चाइल्ड के पास में जितनी आई इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझना, अगर मेरे पास में टोटल चॉकलेट 605 है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है, तो एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स मिलेगी, क्या मैं अभी निकाल सकती हूँ क्या। तो ईच स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेगी, 605 चॉकलेट्स हैं, तो अपॉन x इतनी ही मिलेगी। ईच स्टूडेंट को कितनी मिलेगी, 605 अपॉन x, सही बात। अगर 605 चॉकलेट्स है और अपने पास में 5 चिल्ड्रंस है, तो एक को कितनी मिलेगी, अगर अपन इक्वली डिवाइड करें तो 605 डिवाइड बाय 5, सही। वैसे ही मैंने 5 की जगह पे x लिख दिया। अपने अकॉर्डिंग ईच स्टूडेंट किसके बराबर है, ईच स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स मिल रही है, ईच स्टूडेंट गेट्स चॉकलेट इक्वल टू गेट्स चॉकलेट्स इक्वल टू व्हाट, 605 बाय x, सही। ये अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ईच स्टूडेंट रिसीव्स या गेट, रिसीव्स और गेट्स, कुछ भी लिख दे, गेट्स चॉकलेट इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, चॉकलेट इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्लियर। अच्छा, अब ध्यान से समझना, 20%, तो 20% को अगर परसेंटेज का साइन हटाना है तो 20/100 लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, ऐसे ध्यान रख ले, 20/100 ऑफ इनटू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने माने हैं अपन ने, x माने हुए, दिख रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन x माने हुए। तो इनके अकॉर्डिंग ईच स्टूडेंट को कितने मिले, 20/100 इंटू x, ठीक है ना। और अपने अकॉर्डिंग कितने मिले, 605 बाय x। तो क्या ये दोनों बातें इक्वल नहीं है, क्योंकि हम भी ईच स्टूडेंट की बात कर रहे हो, ये भी ईच स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों बातें इक्वल नहीं है, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर अपन इसको इक्वेट करेंगे तो 605 बाय x, ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 4 ज़ा 20, 5
20, ये कितना आ जाएगा 4 1 4, ये 5, तो ये x/5, ठीक है। मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, x/5, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो दैट विल बी व्हाट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में, तो 605 × 5 इज इक्वल टू x × x। सही, कोई दिक्कत। अब देखो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 5 से ये कितनी बार गया 121 × 5 × 5, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 11 × 5 × 11 × 5। 125 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 11 × 5 × 11 × 5 इक्वल टू x × x। सही। अब देखो जो 2 बार आ रहा है उसको पेयर कर देते हैं, जैसे x स्क्वायर होता है ना, तो ये 11 × 5 का 11 × 5 हो जाएगा x। अगर 11 × 5 × 11 × 5 x × x है, तो 11 × 5 और 11 × 5 को इक्वल कर देते हैं ना, 11 × 5 x के बराबर, इधर भी 11 × 5 x के बराबर। या तो आप इस मेथड से कर लें या स्क्वायरिंग वाले मेथड से कर लें। तो x की वैल्यू 11 × 5 आ गई, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई 55, मतलब टोटल चिल्ड्रंस कितने आ गए बेटा 55। टोटल चिल्ड्रंस कितने आ गए हमारे पास में, x की वैल्यू आ गई 55। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? चाहे आप स्क्वायर रूट वाले मेथड से कर लें, चाहे पैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव, तो हमें निकालना है कि एक चाइल्ड ने कितनी करी, तो ईच चाइल्ड का 605 अपॉन 55 कर देते हैं, x की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो 605 डिवाइड बाई 55, तो 5 से ये 11 बार, 5 से ये 121 बार, तो ये कितना आ गया 11, तो 11 चॉकलेट्स, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि ईच स्टूडेंट विल गेट 11 चॉकलेट्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई अच्छे से? क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन ऑन हिज बर्थडे वेंट टू एन आइसक्रीम शॉप अलोंग विद हिज 5 फ्रेंड्स। जॉन और उसके 5 फ्रेंड्स क्या गए, आइसक्रीम खाने गए। तो इवेंचुअली कितने पर्सन आइसक्रीम खाने गए होंगे, जॉन प्लस 5 फ्रेंड्स, जॉन प्लस उसके 5 फ्रेंड्स, मतलब कि कितने फ्रेंड्स गए होंगे बेटा, इन टोटल 6 पर्सन गए होंगे। सही बात है, जॉन एक हो गया और 5 फ्रेंड्स हो गए, मतलब 6 पर्सन। क्लियर। देयर आर 3 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, बटर स्कॉच, एक फ्लेवर है बटर स्कॉच, एक फ्लेवर है वेनिला और एक फ्लेवर है पिस्ता। 3 तरीके की क्या है आइसक्रीम से, ठीक है। बटर स्कॉच को मैं बी से डिनोट कर रही हूँ, वेनिला को मैं वी से, और इधर पिस्ता को पी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, जॉन एंड हिज फ्रेंड्स डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक चॉइस ऑफ फ्लेवर। उनके पास में कोई स्पेसिफिक चॉइस ऑफ फ्लेवर नहीं है कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद है, कोई भी कुछ भी खा ले सकता है, ठीक है। सो हाउ मेनी डिफरेंट असॉर्टमेंट ऑफ द आइसक्रीम कैन बी सिलेक्टेड, तो कितने असॉर्टमेंट मतलब कितने कॉम्बिनेशन ऑफ आइसक्रीम हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक चीज समझने की हमें जरूरत है, वो क्या है कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में फर्क होता है बेटा, ठीक है ना। एक होती है सिलेक्शन, अपन जैसे ए बी है, ठीक है ना, मैं 2 पर्सन ले रही हूँ ए एंड बी। पहले सिलेक्शन और अरेंजमेंट में फर्क समझो, ठीक है ना। ये है तो एक केस होता है कि या तो इनको अरेंज करने के लिए बोल देंगे कि आप अरेंज कर दो, या फिर आपको बोल देंगे सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। या तो अरेंज करने के लिए बोलेंगे या सिलेक्ट करने। अरेंज मतलब क्या होता है, जैसे इन दोनों को मेरे को क्या करना है, सीट्स पर अरेंज करना है, ठीक है। तो मैं ए को ए बी भी लिख सकती हूँ या बी ए बी, ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना। दिस इज नोन एज अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट कितने आ गए बेटा, 2 आ गए। अरेंजमेंट कितने आ गए, 2। सही, क्लियर। बट जब मैं अगर सिलेक्शन की बात करती हूँ बेटा कि मेरे को ए और बी में मतलब सिलेक्शन करना है, मतलब 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं ए बी में, तो 2 पर्सन सिलेक्ट करने, तो बेटा ए बी एक ही केस होगा, चाहे मैं ए बी बोलूं या बी ए बोलूं, केस एक ही होगा। मैं रोहित शर्मा विराट कोहली को ले रही हूँ या विराट कोहली और रोहित शर्मा को ले रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एक ही केस है बेटा। अगर मैं उनको बैठा रही होती सीट्स पे, तो रोहित विराट या विराट रोहित ऐसा चल रहा होता तो ठीक था, तो 2 केसेस हो जाते। बट अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो रोहित विराट बोलूं या विराट रोहित बोलूं, मैं सिलेक्ट तो दोनों को ही कर रही हूँ ना बेटा, दोनों केस में तो एक ही माना जाएगा वो, आप उसको 2 कंसिडर नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सिलेक्शन के केस में ये क्या होगा, सेम होगा, ये सेम केस है बेटा, तो सिलेक्शन में एक ही माना जाएगा इसको, और अरेंजमेंट में ए बी बी ए दोनों ही कंसीडर होंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की। अच्छा, अब देखो 6 पर्सन गए थे ना इन टोटल, जॉन और उसके 5 फ्रेंड्स। अगर 6 पर्सन गए थे बेटा, तो इन टोटल 6 आइसक्रीम ही ली होगी,
इन टोटल कितनी आइसक्रीम ली होंगी? 6 आइसक्रीम्स ली ही होंगी। क्लियर? क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो अब बात करते हैं 6 आइसक्रीम की। तो 3 केसेस ले लेते हैं यहाँ पे। जो केसेस अपने रिपीट हो रहे हैं वो हमें माइनस करने होंगे या काटने होंगे। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन में हम क्या करते हैं बच्चा, अगर 2 केसेस है ए बी या बी है तो उसको एक ही कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो सिलेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। तो पहले बटर स्कॉच वाले सारे केसेस ले लेते हैं। बटर स्कॉच, ठीक है। अब मेनली मैं बटर स्कॉच की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बटर स्कॉच की मैं बात कर रही हूँ बेटा, तो बटर स्कॉच को मैं बी से कंसीडर कर लेती हूँ, बी से, ठीक है ना। मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ यहाँ पे, बटर स्कॉच। I'll just rub it out and write it again. Hold on, ठीक है। So यहाँ पे this will be बटर स्कॉच, ठीक है। तो बटर स्कॉच को मैं बी से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है बेटा, बी से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। अब 6 आइसक्रीम्स इन टोटल खरीदनी है, ठीक है ना, 6 आइसक्रीम। तो ऐसा फर्स्ट केसेस बनाने हैं। तो फर्स्ट केस ये हो सकता है कि 6 के 6 बटर स्कॉच ले लियो, 6 की 6 क्या ले लियो, बटर स्कॉच ले लियो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, हो सकता है। या फिर इसके साथ साथ और क्या केस हो सकते हैं हमारे, कि हमने वेनिला थी, एक वेनिला थी ना, वेनिला और कौन सी थी, पिस्ता, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि वेनिला को मैं वी से डिनोट कर देती हूँ, पिस्ता को मैं पी से डिनोट कर सकती हूँ। तो ये क्या होता है, 6 की बात कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट केस में, या तो 6 ने वेनिला ले ली होगी, यही हो सकता है, या फिर तीनों ने क्या पिस्ता ले ली होगी, तो पी से डिनोट कर देते हैं उसको, सही। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 केसेस। कब? जब मैं 6 कंसीडर कर रही हूँ, सबको 6 कंसीडर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, फोर्थ केस की, जब 5 वाले की बात करते हैं कि 5 बटर स्कॉच है। तो 5 बटर स्कॉच है, तो 5 बटर स्कॉच हो गई, 1 2 3 4 5। 5 ने बटर स्कॉच ले ली, 1 ने पिस्ता ले ली, या फिर 5 ने बटर स्कॉच ले ली, 1 ने वेनिला ले ली, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। या फिर इसी का ही फोर्थ का ए पार्ट हो गया, फोर्थ का बी पार्ट की बात करें तो 5 वेनिला की बात कर लेते हैं। तो वी 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 5 ने वेनिला ले ली, 1 ने बटर स्कॉच ले ली, या फिर 5 ने वेनिला ले ली और इसने क्या ले लिया, पिस्ता ले लिया, ठीक है। सी पार्ट की बात करें तो पिस्ता की बात कर लेते हैं कि 5 पिस्ता ले लिए और 1 बटर स्कॉच, और 5 पिस्ता या फिर 1 वेनिला, ठीक है। अभी तक कोई केस रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो 3 केस ये हो गए और 6 केस ये हो गए। अभी तक कितने केस हो गए हमारे पास में? 9 केसेस हो गए। क्लियर? अभी तक कोई रिपीटेशन नहीं हुआ है, मतलब सारे सिलेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना। अब 4 की बात कर लेते हैं, 4 वालों की। तो देखो 4 में क्या होता है, अभी है ना, एक चीज समझना, अभी मैं एक और चीज समझाऊंगी आपको। जैसे 5th केस है, ठीक है ना, 5th में बात करूं, 5th के ए पार्ट की, तो बटर स्कॉच 4 ले लेते हैं इस बार। पहले 6 की बात हुई, 4 5 और अब 4 की। अभी इसमें और कोई केस नहीं है। अब मैं 4 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, बटर स्कॉच 4 ले ली, 4 ने तो बटर स्कॉच ले ली, 1 ने वेनिला और 1 ने पिस्ता ले लिया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बी की बात करूं केस की, बी के केस की बात करूं यहाँ पे, तो 4 ने क्या करा, बस बटर स्कॉच ले ली, 2 ने वेनिला ले ली और 2 ने पिस्ता ले ली, हो सकता है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? वेनिला पिस्ता, वेनिला वेनिला, पिस्ता पिस्ता, ठीक है ना, यही केस हो सकते हैं। अच्छा, इसके 3 केस बने ना बटर स्कॉच के, तो वेनिला के भी 3 बनेंगे, पिस्ता के भी 3 बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां से डी केस कौन सा आ जाएगा हमारा, डी केस हो जाएगा वेनिला का। तो देखो वेनिला का भी ये केस बनेगा, वो पिस्ता और बादाम ये बटर स्कॉच हो जाएगा, फिर वेनिला के यहाँ पे 4 केस, तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, बटर स्कॉच, फिर वेनिला वेनिला वेनिला, यहाँ पे पिस्ता पिस्ता, ठीक है ना। 2 ने पिस्ता ले लिए, 4 ने वेनिला ले लिए। या फिर यहाँ पे एक और केस ले लेते हैं ई पे, वो भी हो जाएगा पिस्ता का। तो दिख रहा है, इसके भी 3, इसके भी 3 और अब इसके भी 3 ही होंगे। तो 5 पी पी पी, 4 ने पिस्ता ले लिया, 2 ने वेनिला ले लिया, या 4 ने पिस्ता ले लिया
दो ने बटर स्कॉच ले लिया, या चार ने पिस्ता ले लिया और एक ने वेनिला, एक ने बटर स्कॉच। क्या अभी तक भी कोई भी केस रिपीट हो रहा है? क्या कोई भी केस रिपीट हो रहा है? अभी तक कोई भी नहीं हो रहा। मतलब कि यहाँ पे हमने टोटल कितने हो गए? 3 3 3, ये 3 ये भी 3, तो टोटल कितने केस हो गए यहाँ पे? 6 + 3 9, 9 + 9 18। अभी तक 18 केस हमारे हो चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं 3 वाले केसेस की, ठीक है ना। जब 3 बटर स्कॉच हो जाए, अच्छा 3 बटर स्कॉच हो जाए तो देखो यहाँ पे अपन ले लेते हैं 6th केस। 3 बटर स्कॉच हो जाए, ठीक है ना, 3 बटर स्कॉच हो जाए तो 3 पिस्ता हो सकती है, सही। या फिर 3 बटर स्कॉच हो जाए तो 3 वेनिला हो सकती है, सही बात। या फिर 3 बटर स्कॉच, ठीक है, 2 वेनिला 1 पिस्ता। या फिर 3 बटर स्कॉच 2 पिस्ता 1 वेनिला, यही हो सकता है, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? और कोई केस? 3 बार पिस्ता 3 बार वेनिला 2 बार पिस्ता, ये आ गया और ये हो गया। इसके अलावा कोई केस? अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, बस 3 ने बार ये ले लिया बटर स्कॉच और मैं PVP नहीं लिख सकती, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो 2 पिस्ता 1 वेनिला सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 बटर स्कॉच 2 पिस्ता और 1 वेनिला ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी तो 3 यहाँ पे बटर स्कॉच 2 पिस्ता और 1 वेनिला हो रहा है, तो ये वाला केस कंसीडर नहीं होगा। दिस इज द केस ऑफ अरेंजमेंट, नॉट द केस ऑफ सिलेक्शन। आप नंबर ऑफ आइसक्रीम्स काउंट करो, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ आइसक्रीम्स काउंट करो बेटा। तो ये वाला केस हमारा क्या होगा? कंसीडर बिल्कुल भी नहीं होगा। बात ध्यान रखना इस चीज की, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हम कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं अपन 7 ये इसके ही A पार्ट की, ठीक है ना। इसको A पार्ट मान लेते हैं, इसको B पार्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको A पार्ट मान लेते हैं, 6 का A पार्ट हो गया। अब B पार्ट की बात करूं तो वेनिला 3 बार हो जाता है, ठीक है ना। वेनिला 3 बार होगा तो बस या तो BBB आ जाएगा, या फिर वेनिला होगा तो PPP पिस्ता 3 बार आ जाएगा। तो ये तो केस ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं ना बेटा। देखो वेनिला के साथ में यहाँ पे क्या आ गया? बटर स्कॉच आ ही चुका है, तो ये वाला केस तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो 3 बटर स्कॉच और 3 वेनिला ऑलरेडी हम सिलेक्ट कर चुके हैं, तो 3 वेनिला और 3 बटर स्कॉच वापस से सिलेक्ट कैसे करेंगे बेटा? वो तो क्या हो गया? सेम ही चीज हो गई ना, तो सिलेक्शन में ये कंसीडर नहीं होगा, ठीक है ना। इधर देखो 3 वेनिला और 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? पिस्ता। ये वाला केस हम कंसीडर करेंगे, तो मैं ये वाला केस क्या कर देती हूँ? रिमूव कर देती हूँ, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन की बात हो रही है। तो 3 वेनिला और 3 ये क्या हो गए? पिस्ता। और क्या केस हो सकते हैं यहाँ पे? 3 वेनिला हो गए, ठीक है ना, और 2 पिस्ता 1 बटर स्कॉच हो गया, ठीक है ना। 2 पिस्ता और 1 बटर स्कॉच हो गया। या फिर 3 वेनिला हो गए, 2 बटर स्कॉच और 1 पिस्ता हो गया। क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्या अभी तक कोई केस रिपीट हुआ है? क्या अभी तक कोई केस रिपीट हुआ है? नहीं, ठीक है। सी पे बात करते हैं। जो रिपीट हो रहे हैं वो हम कैंसिल आउट करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। फिर अब बात करते हैं पिस्ता की। तो क्या पिस्ता 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 वेनिला वेनिला वेनिला, या पिस्ता पिस्ता पिस्ता, या बादाम 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 लिख सकती हूँ क्या मैं ये वाला केस? क्या ये मैं केस कंसीडर कर सकती हूँ? तो मैं ये दोनों केस ही बिल्कुल कंसीडर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुकी हूँ 3 पिस्ता 3 वेनिला, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुकी हूँ 3 वेनिला 3 पिस्ता, 3 पिस्ता 3 बटर स्कॉच 3 पिस्ता, मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुकी हूँ। तो ये दोनों केस हम कंसीडर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये वाला हटा देते हैं, तो 3 3 के तो ये वाले तो हट गए। अच्छा अब और कोई केस बन सकता है 3 पिस्ता में? 3 पिस्ता हो सकते हैं, तो 2 वेनिला हो जाएगा 1 बटर स्कॉच, या फिर 3 पिस्ता में 2 बटर स्कॉच 1 वेनिला, ये तो केस बन सकता है। क्या ये रिपीटेशन में आ रहा है? कहीं भी देख लो, कहीं भी 3 पिस्ता के साथ में कहीं भी कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये केस हम बना सकते हैं। तो अभी तक कितने हो गए हमारे पास में? ये हो गए 4, ये हो गए 4, और ये भी हो गए हमारे 4। क्लियर? ये कितने हो गए? सॉरी 5, ठीक है ना। 3 + 2 5। क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक है। तो अभी तक कितने केस हो गए? 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 9 कितना हो गया? 27 अभी तक केस हो चुके हैं, ठीक है ना। जब 3 3 वाली बात आ गई। अच्छा 2 2 वाली बात आ जाए तो, ठीक है ना, बस 2 वाले ले लेते हैं हम, ठीक है ना। जो हमारा लास्ट केस होता है 2 वाला, ठीक है ना। मैं इसको D ना मार्क करके मैं एक काम करती हूँ कि इसको 7th वाला मार्क कर देती हूँ, 7th,
ठीक है ना, ये 7th पार्ट हो गया हमारा, 7th पार्ट का ए ही मान लेते हैं अभी। तो 2 मानते हैं तो 2 या मान लेते हैं बटर स्कॉच। अगर 2 बटर स्कॉच मानते हैं तो देखो 2 बटर स्कॉच वाले कई केस दिख रहे हैं क्या, देखो इसमें भी 2 बटर स्कॉच है, तो एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, 2 बटर स्कॉच, ठीक है ना, तो ये दोनों केस तो कंसिडर होंगे ही नहीं। और 2 बटर स्कॉच वाले केस में ये वाला केस हो गया, कितने हो गए 3, ठीक है, और 2 बटर स्कॉच वाले केस में ये भी हो गया, ठीक है ना। तो ये कितने पे केस अभी तक कटते हुए जा रहे हैं, 1 2 3 4 केस ऑलरेडी कट चुके हैं। और कहीं पे 2 बटर स्कॉच दिख रहा है क्या हमारे पे, नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो अभी तक ये 4 केसेस हम काट चुके हैं। तो और कोई केस अगर आपको समझ में आ रहा हो, जैसे 4 ये वाला हो गया 2 बटर स्कॉच, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि 2 ये 4 पिस्ता आ जाए तो 4 पिस्ता वाला ऑलरेडी हो चुका है तो अपन कंसीडर कर, 4 वेनिला आ जाए तो भी कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा 3 पिस्ता आ जाए तो 2 ये वाले 3 पिस्ता आ गए यहाँ पे और 3 वेनिला वाला भी केस आ गया। अब बस एक ही केस बचता है कि जब 2 बटर स्कॉच, 2 पिस्ता और 2 वेनिला, बस एक ही केस और बचता है यहाँ पे जो कि हमें कंसीडर करना है कि क्या आ जाए, 2 बटर स्कॉच, 2 पिस्ता और 2 वेनिला। बाकी सारे केसेस हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं तो वापस से कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक केस ही हो गया। तो टोटल केसेस हमारे पास में कितने आ गए बेटा, टोटल केसेस हमारे पास में आ गए हैं, total cases is what, 3 plus 6 9, 9 plus 9 is 18, 18 plus 9 is 27, 27 plus 1 is 28। so total क्या आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट, तो जो सेम है वो तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो डिफरेंट असॉर्टमेंट्स कितने हो गए आइसक्रीम के। सो हमारा आंसर हो गया बेटा 28। कितना आंसर आ गया 28, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो आई होप ये कॉम्बिनेशन कैसे बने हैं आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, ठीक है ना, डिविजिबल बोथ बाय 9 and 4। एक नेचुरल नंबर है जो कि 9 and 4 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। अगर 9 and 4 दोनों से डिविजिबल है तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 9 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 36। मतलब कि अगर कोई नंबर है जो 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है, मतलब कि वो 36 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 36 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कोई नंबर बोलूँ कि 2 और 3 से डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल 2 और 3 से डिविजिबल है, तो ऐसा नंबर कौन किससे भी मल्टीप्लाई किससे डिविजिबल होगा, एलसीएम ले लो 2 और 3 का, ठीक है, या फिर 2 into 3 कर लो क्योंकि को प्राइम है। एक काम करते हैं एलसीएम ही ले लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना हमें, ठीक है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, तो क्या होगा कि अगर कोई नंबर है जो 2 और 3 से डिविजिबल है तो एलसीएम ले लो तो 6, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यही वाला कंसेप्ट मैंने लगाया है, जैसे 6 है तो 6 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो 6 से भी होगा, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर हुई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाँ 9 and 4 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 5 and 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो दोनों का एलसीएम निकाल लो, तो वो आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा कि हाँ 36 से डिविजिबल, ठीक है। दिस नंबर कंसिस्ट ऑफ ओनली 4s and 9s। अब ये जो नंबर 36 से डिविजिबल है ना बेटा, कोई नंबर है मान लो दैट इज n जो है वो 36 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही बात, पर n में क्या है, सिर्फ 9 and 4 है। या तो आप 9s पे बात करो या 4 से बात करो, या तो 9 से बात करो या 4, सिर्फ इनसे ही बना हुआ है, ठीक है ना। दो ही डिजिट यूज हो रही है। सो लेट n बी सच नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट। n क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है कोई n, ठीक है। फाइंड द लास्ट 9 डिजिट ऑफ द नंबर। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में n की स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं पूछी है, वो बोल रहा है कि n एक स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। वो बस पूछ रहा है कि आप मेरे को लास्ट के 9 डिजिट बता दो। तो यहाँ पे तरीका क्या होगा वो चीज समझा। अगर कोई नंबर 36 से डिविजिबल है मतलब वो 36 की टेबल में आता होगा तभी डिविजिबल है। जैसे 8 2 से डिविजिबल है मतलब कि 8 2 की टेबल में आता है, तो 2 4 से 8, ठीक है। तो 36 से क्या करो, आप नंबर निकालने की कोशिश करो कि ऐसा कौन सा मल्टीपल है 36 का जो कि 9 4 4 4 ऐसा कुछ देगा। अच्छा तो 9 4, अच्छा 6 है ना, अब 6 से मैं 9 या 4 बनाना है, सिर्फ 9 या 4 की बात हो रही है, 9 या फिर 4। तो 6 की टेबल में कभी 9 आता है, 6 की टेबल में कभी 9 आता है, नहीं आता, ठीक है ना। तो 9 की अभी बात नहीं करेंगे। अच्छा पर 6 की टेबल में 4 तो आता है,
यूनिट डिजिट पे अगर मैं बात करूं तो 6 4 जा 24 होता है ना, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, सही बात। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 तो मैं ला सकती हूँ कैसे, इंटू 4 करके, ठीक है ना। मैं यहाँ से ये इंटू का साइन हटा रही हूँ अभी, तो इंटू 4 करके आ रहा है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं 6 4 जा 24 कर देते हैं, 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा 14 144। चलो ये तो स्टेप फिक्स हो गया 4, क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, मतलब नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं, नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इंटू, अब मेरे को 4 को क्या बनाना है, या तो इसको 4 ही रहने दूं या फिर 9 बना दूं। अगर मेरे को 4 को 9 बनाना है, तो 4 को अगर 9 बनाना है तो मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, सही बात। अब 5 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे को ये पता है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो ऑलरेडी पहले 6 से मल्टीप्लाई करेगा, ये बात सही है। जैसे 4 आया था तो 4 6 से मल्टीप्लाई कर रहा था। अब मेरे को इसको 9 बनाना है तो मुझे 5 चाहिए होगा। अब 5 आता है कि 6 की टेबल में, 5 6 की टेबल में आता ही नहीं है, तो 4 को 4 ही रहने देना पड़ेगा। और 4 को 4 रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा। और 0 6 की टेबल में कब आता है, 6 5 जा 30, इसी बार आता है 6 5 जा 30। तो आप क्या करो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 जा 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, और ये कितना आ जाएगा 180, सही। अब ध्यान से, ये यहाँ पे 4 फिक्स हो गया, यहाँ पे 4 फिक्स हो गया, क्योंकि क्रॉस आ गया। अब यहाँ पे कोई नंबर आएंगे नहीं, मतलब यहाँ पे तो 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। कभी भी एंड करोगे ना तो 9 ही आएगा। तो चलो ये तो फिक्स हो गए, ठीक है। अब अगर इसको 9 मेंटेन रखना है, मतलब कि मुझे अगेन यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब 0 वापस से कब आएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 इंटू 36 वापस से करेंगे तो 180 ही देगा, सही। फिर वापस से अगर मेरे को यहाँ पे क्या हो गया, ये फिक्स हो गया 1 + 8 9, ठीक है ना। अगर मैं सम करूंगी कभी भी तो 9 ही आएगा, ठीक है। अब 1 + 8 को अगर मेरे को 9 ही कंसिडर करना है, क्योंकि मैं 4 तो बना ही नहीं पाऊंगी। 9 को 4 बना सकते हैं क्या, 9 + 4 बनाना पड़ेगा, तो 5 को ऐड करना पड़ेगा, और 5 तो 6 की टेबल में आता ही नहीं है। क्या मैं इसको 4 बना सकती हूँ, 8 + 1 9 हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर क्या मैं इसको 4 बना सकती हूँ। 9 को अगर मेरे को 4 बनाना है, मतलब मेरे को 5 ऐड करना पड़ेगा, पर 6 की टेबल में तो 5 आता ही नहीं है ना बेटा। और यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर करूंगी तो वो 5 वो नंबर सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 6 की टेबल में कभी भी यूनिट डिजिट पे 5 मिलेगा ही नहीं, हमेशा इवन नंबर मिलेगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 3 में 8 मिलेगा, 2 में 2 मिलेगा, 4 में 4 मिलेगा, 5 में 0 मिलेगा, 6 6 जा 36, तो 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूनिट डिजिट चेक करनी है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे चलो आप, ठीक है ना। मैं यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कंसिडर कर रही हूँ 24 का, ये 4 चाहिए मुझे तो बस। तो मतलब कि 9 को मैं कभी भी 4 यहाँ पे 14 नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मेरे को 5 चाहिए होगा, सही बात। तो अब है ना, यहाँ पे क्या करो, मेरे को 9 ही मेंटेन रखना है, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 5 ही आ जाएगा, तो अगेन भी 180 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगेन यहाँ पे भी 5, तो कितना आ जाएगा 180, ठीक है ना। फिर अगर मैं वापस से ऐसे ही चलाती भी जाऊँगी, तो अगेन यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 आ जाएगा, ठीक है ना। बस मैं मेंटेन करते हुए चल रही हूँ यही चीज़, कि ये 1 + 8 चाहिए, तो ये 0 8 1, सही। तो यहाँ पे देखो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 9 9 9 9 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब यही पैटर्न आगे चलता हुआ जाएगा, आगे 9 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है ना। तो अभी कितने डिजिट्स हो गए हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। कितने डिजिट हो गए यहाँ पे 7, हमें कितने बताने, 9 डिजिट्स बताने ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ये वाला मैं पार्ट हटा ही देती हूँ आपके लिए, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ये वाले पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है अभी, क्योंकि अभी अपन को आगे और 2 डिजिट निकालनी है। दिस इज़ अराउंड 7 डिजिट, हमें 9 डिजिट पे जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आई एम कंटिन्यूइंग, तो दिस इज़ व्हाट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, सो दैट यहाँ से आपको दिख जाए, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर से लिख देती हूँ, ये रहा, ठीक है ना। अब यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे इंटू 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 इंटू, अगेन ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 180, ठीक है। फिर इंटू इंटू ये क्रॉस 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 क्रॉस, तो यहाँ पे अगेन मेरे को 0 चाहिए, तो 5, तो यही पैटर्न हमारा क्या होगा, चलते हुए जाएगा,
क्या चलते हुए जाएगा, यही हमारा पैटर्न चलते हुए जाएगा। तो अब कितने डिजिट्स हो गई, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे एक और निकाल लेते हैं, एक और बार पैटर्न देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस 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 क्रॉस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 1 8, ठीक है ना। और यही क्या होगा, पैटर्न चलते हुए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 9 9 9 9 9 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हमारा जो लास्ट 9 डिजिट है बेटा, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, गलती से भी नहीं पूछा है बस इतना सा बोला है कि n एक स्मॉलेस्ट नंबर है, कोई सा भी हो सकता है, हमें सिर्फ लास्ट 9 डिजिट पे फोकस करना है। तो हमारी लास्ट 9 डिजिट कौन सी हो जाएगी, 4 4, यहाँ पे 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है। सो दिस विल बी आर व्हाट, आर लास्ट 9 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। ऑलराइट, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सो यहाँ पे इन द फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD एक रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है ना। मैं एक बार मार्क कर देती हूँ अच्छे से, ठीक है ना। सो यहाँ पे आई विल बी मार्किंग दिस फ्रॉम ब्लू कलर, ठीक है। तो ये दिख रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे ABCD एक ड्रॉ भी कर देती हूँ, ठीक है ना, ABCD, ठीक है बेटा, दिस इज ABCD, ठीक है। अब बात क्या आ रही है, इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर्स आर ड्रॉन आउटवर्डली ऑन द डायगोनल्स, आउटवर्डली ऑन द डायगोनल्स। बेटा डायगोनल्स कौन सी होती है, जो AC को कनेक्ट करती है, एक तो AC को कनेक्ट करेगी या BD को कनेक्ट करेगी, ऐसे कोई, देखो बहुत क्लियरली समझा रही हूँ ये वाला फिगर, ठीक है ना, इधर बना के। अभी मैंने नेमिंग प्रॉपर नहीं करी है, बस अब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बनाने का क्या ट्राई कर रहा है। अभी इसको फोकस ना रख के इस पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ABCD एक रेक्टेंगल है, अब ये क्या कह रहा है कि जो इसके डायगोनल है BD, इससे मैंने स्क्वायर्स ड्रॉ करे आउटवर्डली, आउटवर्डली मतलब बाहर की तरफ। तो एक स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, एक स्क्वायर नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी डायगोनल ये हो जाएगी AC, इससे एक स्क्वायर ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक स्क्वायर नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये फिगर है, ठीक है, ऐसे बनाया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी डायगोनल से 2 स्क्वायर हमने आउटवर्डली ड्रॉ कर लिए, एक डायगोनल से, तो 2 डायगोनल है तो 4 स्क्वायर हो जाएंगे आउटवर्डली। तो ऐसा ही एक ये फिगर गिवन है हमें, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर्स गिवन है ना, ये जो ट्राइंगल्स, ये शेडेड पार्ट है, देखो यहाँ से ऐसा ये शेडेड पार्ट दे रखा है, हर एक मैट्रिक्स से ये मिला दिया है। तो ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये कितना होगा, इसके एरियाज कितने होंगे, ये कितने एरियाज के बराबर होगा, ठीक है ना, ये चीज पूछी है। तो आई होप ये जो डायग्राम है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये डायगोनल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसको समझने की कोशिश करती है, ठीक है। एक बार मैं बनाती हूँ इसको अच्छे से, ठीक है। अब देखो इधर एक रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और नेमिंग भी प्रॉपर कर देते हैं अब इसकी। आई होप डायग्राम तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वो करना क्या चाह रहा है। तो ये रहा ABCD, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, डायगोनल से एक स्क्वायर, हर जगह से एक स्क्वायर कर दिया, मतलब ड्रॉ कर दिया। इक्वल होंगे क्योंकि डायगोनल स्क्वायर के इसके क्या होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होता है बेटा, अगर मैं रेक्टेंगल की डायगोनल की बात करूँ, रेक्टेंगल की डायगोनल की, अगर रेक्टेंगल की डायगोनल क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल होती है, ये बात समझना। अगर इक्वल होती है तो मतलब ये A होगा और ये भी A ही होगा, मान लो कोई भी अपन मान लेते हैं A है। अगर ये A है तो बेटा ये तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की साइड्स भी A ही होंगी, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स क्या होती है, इक्वल। अगर एक साइड A के बराबर है तो बाकी सारी साइड्स भी A के बराबर है। सिमिलरली अगर इसकी A है तो इसकी भी A ही होगी, क्यों, क्योंकि ये भी तो डायगोनल है, डायगोनल से बना हुआ, तो एक डायगोनल मतलब A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, सही बात। रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती है तो मैंने दोनों डायगोनल्स को ये मान लिया। अब दोनों डायगोनल से अगर स्क्वायर्स ड्रॉ हो रहे हैं, मतलब स्क्वायर की सारी साइड्स भी तो इक्वल होती है ना बच्चा, तो अगर डायगोनल A है तो सारी साइड्स भी A होंगी। सिमिलरली ये वाला स्क्वायर भी A, ये भी A, मतलब कि अगर साइड्स इक्वल है तो इन दोनों के एरिया भी क्या होंगे, इन चारों के एरिया भी इक्वल होंगे। तो अगर साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल है, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स इक्वल हैं, स्क्वायर्स आर इक्वल, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर भी इक्वल होंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर भी क्या होंगे,
इक्वल ही तो होंगे मेरा बच्चा, एरिया ऑफ स्क्वायर भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जैसे 4 है तो 4 4 से 16 ही तो होगा। अगर दो स्क्वायर की साइड्स 4 है मान लो, तो दोनों का एरिया भी तो 16 ही होगा ना। अगर साइड्स इक्वल तो एरिया भी इक्वल होगा। तो अपन क्या करते हैं, देखो शेडेड एरिया है ना, चारों शेडेड एरिया, तो चारों भी इक्वल होंगे, मान यही है, ये चारों एरिया भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो अपन एक एरिया की बात कर लेते हैं और इंटू 4 कर देंगे, ठीक है ना। अपन एक स्क्वायर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल एक स्क्वायर की बात करते हैं, और फिर एक स्क्वायर का एक शेडेड एरिया निकाल लेते हैं और फिर इंटू 4 कर देंगे। तो पहले अभी एक एरिया की, एक स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ये ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ए बी सी डी, तो ए सी से एफ ई ड्रॉ कर देते हैं। तो ए सी, तो मैं ये वाला स्क्वायर आपको लिए ड्रॉ कर देता है अपन, है ना। एक ही स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ मैं, एक ही साइड की, ठीक है, ये रहा स्क्वायर, ठीक है। इसकी नेमिंग सही कर देते हैं अपन, तो कितनी हो जाएगी, एफ ई। क्लियर, एफ ई। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर अब क्या बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेथ पता है हमें, 5 एंड 20 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हमें क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। तो मतलब कि ये 5 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, ठीक है ना। यही गिवन है, देखो इधर ध्यान से समझना, 5 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, सही। अब ये रेक्टेंगल है बेटा, तो मतलब ये 90 डिग्री होगा। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 के बराबर होते हैं। तो मतलब कि ट्राइंगल एडीसी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एडीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन इस पर पाइथागोरस लगा सकते हैं, दिख रहा है। तो ये मेरा पी हो जाएगा, दिस विल बी माई पी, दिस विल बी माई बी, दिस विल बी माई एच, सही। तो एच निकाल सकते हैं अपन, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो पी स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे एच स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर इज 400, और ये कितना हो गया, 5 5 से 25, 25, तो एच स्क्वायर, तो कितना हो गया, 425 का रूट इक्वल टू एच। एच स्क्वायर अगर 425 है, देख लो इधर, यहाँ पे मैं एक और स्टेप बढ़ा देती हूँ, 425 इक्वल टू एच स्क्वायर है, ठीक है ना। 425 किसके बराबर आ जाएगा, एच स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो रूट 425 एच के बराबर आ जाएगा, सही। एच इक्वल टू रूट 425। कोई सिंप्लीफिकेशन की अभी ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो, अगर एक साइड, मतलब कि ये वाली साइड हमारी, एक साइड रूट 425 की आ गई, रूट 425 की आ गई, ये रूट 425, ये भी रूट 425 ही होगा, फिर ये भी रूट 425 ही होगा, और ये भी रूट 425 ही होगा। क्या ये बात क्लियर हुई, सही, ठीक है। अब अपन को एरिया कौन सा निकालना है, शेडेड एरिया कौन सा होगा, वो शेडेड एरिया देख लेते हैं। तो हमारा शेडेड एरिया कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है ना, एफ बी ई। मैं एक बार मार्क ही कर देती हूँ, तो एफ बी ई, ये वाला एरिया शेडेड होगा, ठीक है ना। मेरे को इसके एरिया की बात करनी है। तो अब देखना ध्यान से, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, और अगर मैं इस राइट एंगल की बात करूँ, ये वाले, इस वाले की, तो मैं बात कर सकती हूँ ना, इस वाले का मैं शेडेड एरिया निकाल सकती हूँ, ये वाले का, इसका शेडेड एरिया निकाल सकती हूँ अगर मैं इसको शेड करूँ तो ट्राइंगल ए बी डी का क्या होगा, ट्राइंगल ए बी डी का, अगर ये 5 तो ये भी 5, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की, ये 20 तो ये भी 20, और ये राइट एंगल। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस पर क्या कर सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ, ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा हमारा 5, और हाइट कितनी हो जाएगी 20। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 10 टाइम, तो ये कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा मेरा बच्चा, ये वाले शेडेड एरिया का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि इसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अगर इसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा, तो क्या मैं इसकी हाइट निकाल सकती हूँ, ये वाली। हम क्या करते हैं, यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, इसके पैरेलल। ये जो ए एफ है ना, ए एफ के पैरेलल मैं क्या कर रही हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये 90 डिग्री। एक काम करते हैं, कलर चेंज करके बात करते हैं इसकी। तो देखो ये वाली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं, दिख रहा है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ किसके, ए एफ के,
इसको मैं मार्क कर देती हूँ जी और इसको मार्क कर देती हूँ एच, ठीक है ना। तो ये पैरेलल होगा किसके, ए एफ के, तो ए एफ पैरेलल टू जी एच होगा। मैंने क्या करा, ए एफ पैरेलल टू जी एच एक लाइन ड्रॉ कर दी, ए एफ पैरेलल टू जी एच, ये कंस्ट्रक्शन किया है मैंने। अब ये कंस्ट्रक्शन किया है तो बेटा ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो स्क्वायर की साइड्स 90 होती है। अगर स्क्वायर की साइड्स 90 होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। को इंटीरियर ले लो या कॉरस्पॉन्डिंग ले लो, एक ही बात है। तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, अब ट्राइंगल एबीसी की बात करूँ, ठीक है ना। ये एरिया है बेटा, कंफ्यूज मत होना, एरिया है ये, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला एक और भी तो हो सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस बार हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो मैं ले लेती हूँ 425, ये वाला बेस ले लेती हूँ और ये वाली हाइट ले लेती हूँ, तो ये हाइट निकल जाएगी h। तो दूसरा फॉर्मूले से लगा लेते हैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट, इस बार हाइट ये वाली ले लेते हैं। तो हाफ बेस कितना हो जाएगा, √425 और हाइट कितनी हो जाएगी h। और एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो ये 100 अपॉन √425 इक्वल टू h हो जाएगा, सही। ये 2 डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में। तो हाइट की वैल्यू आ गई 100/√45। इस वाले हाइट की बेटा, इस वाले हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 100/√425, सही। तो अगर ये 100/√25 है, देखो यहाँ पे मैं ओ मार्क कर देती हूँ। अगर ओ जी, देखो जो जी एच है ना वो ए एफ के बराबर होगा, ए एफ इक्वल टू जी एच होगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसके पैरेलल तो लाइन ड्रॉ करी है, बिल्कुल, और स्क्वायर है तो साइड्स इक्वल होगी। और ए एफ को मैंने, जी एच है तो ए एफ कितना है, √425, ठीक है। जी एच कितना है, तो जी एच को मैं ओ जी प्लस ओ एच लिख सकती हूँ, ओ जी प्लस ओ एच, तो √425, ओ जी कितना हो जाएगा हमारा, ओ जी हम निकाल चुके हैं, कितना है बेटा यहाँ पे, ओ जी इज 100/√425, तो 100/√425 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ओ जी, ठीक है ना। तो 100/√425, सही, प्लस ओ एच। तो क्या मैं इससे ओ एच की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो √425 यहाँ से मैं रब कर देती हूँ, √425 माइनस 100 अपॉन √425, ठीक है ना, इज इक्वल टू ओ जी। यहाँ से मैं क्या निकाल रही हूँ, ओ एच निकाल रही हूँ, क्या निकाल रही हूँ, ओ एच, दिस इज ओ एच निकाल रही हूँ मैं बेटा। तो अब एलसीएम ले लेते हैं, √425 नीचे आ जाएगा, 425 इंटू √425, 425 दे देगा, माइनस 100 इज इक्वल टू ओ एच, इज इक्वल टू ओ एच। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 325 अपॉन √425। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ये ओ एच आ गया, ठीक है ना। अब ओ एच मतलब ये वाले ट्रायंगल की हाइट हो गई है, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 325/√425, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है। तो अब है ना, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, सो दैट आई कुड राइट इट ओवर हियर, ठीक है बेटा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ये वाले ट्राइंगल की, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एफ ई, इसकी बात कर रहे हैं। मेनली हमें इसकी ही तो बात करनी थी, शेडेड पोर्शन तो यही है, यही तो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है। तो अब इसकी हाइट निकल गई, बेस निकल गया, कैसे कि हमने स्क्वायर की साइड निकाल ली डायगोनल से, तो स्क्वायर निकल गया। अब अगर एरिया निकालना है तो हमें तो हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए होता ना बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारा क्या निकल गया था, √425, किससे, डायगोनल निकाला था तभी निकल गया था। अब हाइट की जरूरत थी, तो हाइट निकालने के लिए क्या किया था हमने कि ए एफ पैरेलल टू जी एच ड्रॉ कर दिया था, जी एच क्या करा था, पैरेलल टू ए एफ हमने ड्रॉ कर दिया था। अब बात ये आती है कि जी एच कैसे फाइंड करा, तो ओ जी हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, हमने एक बार इसका एरिया निकाल लिया हाफ बेस इंटू हाइट करके। इस समय बेस क्या लिया था 5 और हाइट क्या ली थी 20, तो 50 आ गया। नेक्स्ट टाइम हमने बेस क्या ले लिया, √425 और हाइट ये ले ली, तो हमारी हाइट निकल के आ गई। क्योंकि बेटा ट्राइंगल तो एक ही है ना, अगर इस ट्राइंगल का एरिया 50 है तो चाहे ये बेस और ये हाइट मान के निकालो या ये बेस और ये हाइट मान के निकालो, एरिया तो सेम ही निकलेगा,
सही बात है, क्योंकि ट्राइंगल सेम है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, बेस भी निकल गया, हाइट भी निकल गई, बस बात खत्म। तो हाफ बेस कितना आ जाएगा, √425, और हाइट कितनी आ जाएगी, 325 बाय √425, 325 बाय √425। ठीक है, तो 425 से 425 कैंसिल, और 325 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। तो 325 बाय 2 तो कितना आ जाएगा, 162.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गई एक की। ठीक है ना, पर मेरे को तो चार ऐसे एरिया हैं। अभी तो मेरा क्या निकला है, सिर्फ एक का निकला है, इस वाले का, इसका भी बाकी है, इसका भी बाकी है, इसका भी, पर सारे एरिया इक्वल है तो इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे अपन, इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक शेडेड एरिया, वन शेडेड एरिया किसके बराबर है, वन शेडेड एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 325 बाय 2 आ गया। अब अपन को ऐसे 4 निकालना है, तो 4 शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, इंटू 4 करके। तो 4 शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, इंटू 4 कर देते हैं। तो 4 इंटू 325 बाय 2। ठीक है, तो 2 से ये 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 650 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और ये हमारा आंसर खत्म हो गया। इंटू 4 क्या किया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, हमने डायगोनल क्यों निकाली, स्क्वायर की साइड पता करने के लिए। हमने पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ करी, हाइट पता करने के लिए। हाइट कैसे पता करी, कि हमने इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकाला 2 तरीके से। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया, एक बार बेस और हाइट ये वाली ले ली, और एक बार बेस और हाइट ये वाली ले ली। ठीक है, तो दोनों से हमारा हाइट निकल के आ गई। हाइट निकल के आ गई, तो हमें ये पता है कि AF और GH इक्वल है, तो हमारा OH भी आ गया, माइनस कर दिया हमने, तो OH की वैल्यू आ गई। हाफ बेस इंटू हाइट पता लग गया, एरिया निकल गया एक शेडेड का, तो बाकी 4 का इंटू 4 कर दिया। राइट, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये पैटर्न दिख रहा है, इसको मैं आराम से लिख देती हूँ, यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ। तो ये 1 2 2 4 3 5 1 5 1 5 6 3। ठीक है ना, 1 1 5 6 3। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है यहाँ पे ABC, यहाँ पे DE, दिस इज DE, और यहाँ पे F। ठीक है, ये हमें कुछ दे रखा है पैटर्न। ठीक है ना, एडजॉइनिंग फिगर पैटर्न दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCDEF, हमें क्या निकालना है, ABCDEF की वैल्यू निकालनी है, और ये एक्सप्रेशन की फिर कंप्यूट करनी है वैल्यू। तो देखो इधर ध्यान से समझना, देखना, हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इस नंबर से नंबर कैसे बनते हैं। ठीक है ना, नंबर से कैसे नंबर कैसे बन रहे हैं, और हमारा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, जैसे 1 से 2 बनाना है, तो 1 से 2 कैसे बनाएंगे, +1 करके या इंटू 2 करके। ठीक है ना, तो +1 इंटू 2, +1 इंटू 2। फिर अगर मेरे को 2 से 4 बनाना है तो +1 इंटू 2। फिर 4 से 1 बनाना है तो इंटू 2 भी नहीं हो रहा, +1 भी नहीं हो रहा, मतलब कि ये मेथड तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, तो मतलब ऐसे तो नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो हमें बस इतना सा देखना है कि ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कैसे बन रहा है। अगर कोई पैटर्न सही है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं और से अपन देखेंगे। ठीक है ना, तो ये वाले तो गलत हो गया। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई। ठीक है ना, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मतलब ये वाला तो पैटर्न हमारा नहीं फॉलो कर रहा। अब अगर इस साइड फॉलो नहीं कर रहा तो इस साइड फॉलो करके देख लेते हैं। तो देखो 1 को 2 बनाना है, मतलब +1 या इंटू 2, 2 ही तरीके हैं, या तो +1 या इंटू 2। सही, अब देखो इसमें +1 हो रहा है, इसमें भी +1 ही हो रहा है, +1। 4 को 5 बनाना है तो भी +1। समझ में आ रही बात, तो इंटू 2 तो नहीं हो रहा, क्योंकि 1 2 को भी तो 3 पे बनाना पड़ेगा, 2 इनको 3 बनाने के लिए इंटू 2 नहीं चल रहा, मतलब +1 ही चल रहा है। तो 1 + 2, 1 को 2 बनाना है +1, 2 को 3 बनाना है +1, 4 को 5 बनाना है +1। पैटर्न समझ में आ गया, तो 1 को में भी +1 ही करना होगा। तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब आगे चलते हैं, 2 को 5 बनाना है, 2 को 5 बनाना है मतलब +3, 2 को 5 बनाना है मतलब +3। ठीक है, 3 को 6 बनाना है +3, 5 को फिर
वापस से +3। समझ में आ गया? सब में +3 चल रहा है, मतलब +3। तो b की वैल्यू 8 आ गई, a में +3, तो a की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी है, 2 है, तो उसमें +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पे 5। कितनी आ जाएगी बच्चा? 5। तो यहाँ पे मैं +3 लिख रही हूँ, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 2 + 3 5। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी। अगर 5 को 3 बनाना है मतलब -2, कितना करना पड़ेगा, -2। 6 को भी फिर क्या करना पड़ेगा, 5 को 3 बनाने के लिए -2 करा है तो 6 को भी फिर -2 ही करना पड़ेगा। तो c की वैल्यू 4 आ गई। 8 को भी -2 ही करेंगे तो 6 आ गई, और 5 को भी -2 ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से? तो पैटर्न समझ में आ गया होगा आई होप, और सबकी वैल्यू भी आ गई। ठीक है ना? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई, c की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 4 आ गई, d की वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई, e की वैल्यू 6 आ गई, और f की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, सबकी वैल्यू निकल गई। अपन को कंप्यूट क्या करना है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस b माइनस d माइनस e, ये कंप्यूट करना है। तो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बस वैल्यू डालनी है। अब c का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, f स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, -8 -5 और -6। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, -8 -5 -6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 + 6 20, 20 + 6 इज 29। ठीक है ना, 4 + 16 20, 20 + 9 इज 29, 29 में से 8 गया तो 21, 21 में से 5 गया तो 16, 16 में से 6 गया तो 10। हमारा आंसर क्या है, क्या 10 आ गया। एक को बात देख लो, देखो a की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, सही। b की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है, c की वैल्यू 4 आ रही है, d की वैल्यू 5 आ रही है, e की वैल्यू 6 आ रही है, और f की वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। फिर क्या किया हमने, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस b माइनस d माइनस e करना था। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर निकाला, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -8 -5 -6। कुछ नहीं किया, सिर्फ एज इट इज वैल्यू डाल दी सबकी। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, -8 -5 -6। 4 + 16 20, 20 + 9 is 29, 29 - 8 21, 21 - 5 is 16, 16 में से 6 गया 10। हमारा आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे और आज का डिस्कशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू सो मच।